सिंस इस क्वेश्चन 15 में हम लोगों को दो वेक्टर की वैल्यू गिवन है। एक वेक्टर है ए वेक्टर जिसका वैल्यू है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक और वेक्टर है हम लोगों के पास बी वेक्टर जिसकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में i कैप, j कैप एंड k कैप। ए बी सी की वैल्यू लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले ए के कंपोनेंट लिखेंगे तो 2, 3, 4 एंड 4, 3, 2। अगर इस डिटर्मिनेंट को हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे i कैप, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 - 12 माइनस j कैप, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 4 - 16 प्लस k कैप की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6 - 12। तो यहाँ से पूरा कैलकुलेशन के बाद हम लोग को वैल्यू मिलेगी -6i कैप प्लस 12j कैप माइनस 6k कैप। थैंक यू। सिंस इट पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि तीन वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, और ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो हम लोगों को पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कुछ भी हो, जो डायरेक्शन होगा वो निश्चित तौर पर परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के। अगर हम लोग ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसा हो सकता है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर तो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो या तो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। वो डिपेंड करेगा कि ए और क्रॉस बी किस तरीके से हम लोग ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनके बीच का जो एंगल हो 180 डिग्री हो। सो इस तरीके से अगर हम लोग कैलकुलेट करें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ऑफ सी वेक्टर, तो इनके बीच का एंगल 0 या 180 होने की वजह से साइन 0 या फिर साइन 180 की वैल्यू की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 0 आ जाएगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर हमको गिवन हो सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब कि ये तीनों वेक्टर निश्चित तौर पर परपेंडिकुलर ही होंगे। इस बात का हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। अगर मान लें हम लोग कि ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में एक दूसरे से पैरेलल हैं और सी वेक्टर जो है वो इन दोनों से परपेंडिकुलर है, तो अगर हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की ही वैल्यू कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमको ये 0 मिल जाएगा। सो इस तरीके से हम लोग ये प्रूफ कर पाएंगे कि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 है, लेकिन तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। थैंक यू। सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है कि एक पार्टिकल जो है वो एक स्ट्रेट लीनियर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है और हम लोग किसी एक रैंडम पार्टिकल O से उसके किसी पोजीशन P को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लीनियर पाथ है जिस पर वो पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और उसका कोई पोजीशन ऐसे मान लेते हैं ये है P, और ये वो जो पोजीशन है जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं वो मान लेते हैं O, और ये पोजीशन जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको से मान लेते हैं O, और इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं थीटा। अब अगर O से हम लोग एक परपेंडिकुलर उस स्ट्रेट लीनियर पाथ पर ड्रॉ करें जिसका से नाम रख लेते हैं Q, तो अगर हम लोग इस ट्राइंगल में देखें ट्राइंगल OPQ में, तो हम लोग यहाँ से प्रॉपर्ली लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर जो हो जाएगा वो हो जाएगा OQ
अपॉन ओ पी। अब हम लोग क्वेश्चन के पार्ट पर आते हैं। हम लोग से क्वेश्चन में पूछा गया है कि ओ पी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, तो हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं क्रॉस वी का, तो हो जाएगा ओ पी वी। अब एक बार हम लोग ओ पी पार्टिकल देखते हैं, तो ओ पी का जो डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा, तो ओ पी और वी के बीच का जो एंगल होगा वो 180 माइनस थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं ए बी साइन 180 माइनस थीटा एन कैप। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा ओ पी, आगे पीछे लिख लेते हैं इसको, तो ओ पी साइन थीटा वी एन कैप। अब हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन से देख सकते हैं कि ओ पी साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो ओ क्यू हो जाएगा। ओ ये क्यू है, ओ क्यू हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ओ क्यू वी एन कैप, जो कि स्पीड कांस्टेंट है और ओ क्यू कभी भी बदलेगा नहीं। जब तक अगर ओ को हम एक फिक्स पॉइंट लें तो ओ क्यू कभी भी नहीं बदलेगा, क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर वैल्यू है, और एन कैप भी नहीं बदलेगा क्योंकि वो डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। इसलिए हम लोग ये बोल पाएंगे कि ओ पी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर पी से इंडिपेंडेंट है। थैंक यू। सिंस एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में हो, तो वो क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल होता है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है कि भाई हमको नेट फोर्स जो है वो 0 चाहिए, तो अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड के हिसाब से देखें, फॉर मैग्नीट्यूड कि हम लोग को v की कितनी मिनिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी, फॉर मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो हम लोग यहाँ से मिल जाएगा कि भाई क्यू ई इक्वल्स टू क्यू वी बी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग v और b को परपेंडिकुलर ले रहे हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में गिवन है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x के अलॉन्ग है, और सिमिलरली हम लोग को ये भी गिवन है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो y के अलॉन्ग है। तो हम लोग से पूछा गया कि भाई किस पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग को पार्टिकल को फेंकना चाहिए, तो हम लोग यहाँ से क्यू क्यू कैंसिल कर दें, तो v की वो रिक्वायर्ड जो वैल्यू होगी वो e अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि किस डायरेक्शन में। अब अगर हमको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो निश्चित तौर पर अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होना चाहिए। अब हम लोग को गिवन है कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्लस एक्स के डायरेक्शन में है, तो ये पॉजिटिव एक्स में है, तो निश्चित तौर पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट नेगेटिव एक्स में आना चाहिए। इसका मतलब कि वी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह से होना चाहिए कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो डायरेक्शन हो वो अलोंग नेगेटिव एक्स हो, तो अलोंग नेगेटिव एक्स। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसा होने के लिए अगर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करें तो हम लोग को वहाँ से पता चल जाएगा कि जो v वेक्टर होना चाहिए वो निश्चित तौर पर अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कि v की जो मिनिमम वैल्यू है वो e अपॉन वी होगा, और उसका डायरेक्शन जो होगा वो अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन होगा। थैंक यू। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एकदम सिंपल सा एग्जांपल यूज कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि ए वेक्टर जो है वो आई कैप है, बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो है जे कैप, एंड सी वेक्टर की जो वैल्यू है वो है के कैप। अब अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो आ रहा है, अपने एग्जाम्पल को अगर हम यूज करें तो वो 0 आ रहा है क्योंकि ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। सिमिलरली अगर हम ऐसे आगे प्रोसीड करें तो हम लोगों को बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर की वैल्यू भी 0 ही मिल रही है, लेकिन ए वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल नहीं है, वो दोनों डिफरेंट है। मतलब ए वेक्टर जो है वो आई कैप है जबकि सी वेक्टर जो है वो के कैप है। थैंक यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो गिवन डाटा है एक्स और वाई का उसको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे। मतलब जैसे पहले डाटा उठाएंगे तो 1,2, फिर सेकेंड डाटा यूज करेंगे तो वो पॉइंट हो जाएगा 2,8, फिर थर्ड डाटा यूज करेंगे तो वो पॉइंट हो जाएगा 3,18। ऐसे ही पॉइंट के फॉर्म में लिख लेंगे
और उस पॉइंट के थ्रू उस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो जब हम लोग उस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, और ये जो ग्राफ होगा वो y इक्वल्स टू 2x² का होगा। ये हम लोग देख भी सकते हैं क्योंकि जब हम लोग x की वैल्यू पुट करें, जैसे x की वैल्यू 1 तो y 2 मिलेगा। इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को x y के बीच में प्लॉटिंग करके इक्वेशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग से क्वेश्चन बोला गया कि हम लोगों को अलग अलग पॉइंट, जैसे जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट है 2, फिर ऐसे हम लोग को अगला पॉइंट 4, फिर नेक्स्ट पॉइंट 6, वैसे नेक्स्ट पॉइंट 8 पर हम लोग को टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से, मान लेते हम लोग 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस 4 से उस ग्राफ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट का ये एंगल निकाल कर हम लोग स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि अगर ये एंगल थीटा हो रहा है तो जो स्लोप होगा वो हो जाएगा tan थीटा। एक और तरीके से कर सकते हैं, सिंस हम लोग ये बात चेक कर चुके हैं कि ये इस इक्वेशन को फॉलो करेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि भाई dy अपॉन dx, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4x। तो अगर हम लोग इस डाटा का यूज करें तो हम लोग यूज करके कैसे कर सकते हैं कि हम लोग को पता है dy/dx कितना है, तो अगर हम लोग अलग अलग x पुट करते जाएं तो उसके अकॉर्डिंग हमको वैल्यूज मिलती जाएंगी। जैसे x की वैल्यू 2 पुट कर लें एक बार तो हमें मिल जाएगा 8। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज पुट कर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक दो कैलकुलेट कर लेते हैं। ऐसे समझो कि अगर हम लोग dy/dx को कैलकुलेशन करें, सेम मान लेते हैं हम लोग कैलकुलेट करें कब, जब x की वैल्यू कितनी 2, तो अगर हम लोग x की वैल्यू 2 पुट करें तो यह इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। इसी तरीके से हम x की जगह पर 4, 6 और 8 पुट करके सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। सिंस इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को y की वैल्यू गिवन है, तो y की वैल्यू है sin x, और जो x की वैल्यू है वो π/3 से π/3 प्लस π/100 तक वेरी की जा रही है। सिंस ये x का चेंज बहुत स्मॉल है, हम लोग सिंपली इस क्वेश्चन में जो वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लेंगे, मतलब dy/dx कैलकुलेट कर लेंगे। sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे क्या, cos x। सो यहाँ से हम लोग dy की वैल्यू पुट कर सकते हैं। dy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos x इंटू dx। तो सिंस cos की जो वैल्यू वो वेरी करे तो हम लोग x की वैल्यू पुट कर लेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी कितनी, cos π/3। और अगर चेंज इन x की बात करें तो जो चेंज इन x होगा वो हो जाएगा π/100। cos π/3 की वैल्यू सिंस 1/2 इंटू π/100। अगर हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो हम लोग वैल्यू पाएंगे 0.0157। तो ये हो जाएगा y में छोटा सा चेंज। थैंक यू।